पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुख्तसर एनकाउंटर के दौरान डोरा अनंतनाग में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 1 राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिक़ा इतला के बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। इस दौरान वहां पर मिलिटेंटों और फोर्सेस के माबैन एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से है। पुलिस ने एनकाउंटर के ताल्लुक से मामला दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। हाँ मुनज़्ज़र, जिस तरह से आपने बोला कि ये एक मुश्तरका ऑपरेशन था, जो फोर्सेस को ये इतला मिली थी कि ज़ोडूरा एक इलाका है जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के बिल्कुल मुत्सिल है, तो वहाँ पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इतला मिली थी, जिसके बाद रात के दौरान फौज की एक राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन लॉन्च किया और इस दौरान जो है वहाँ पर जो पनाह लिए हुए मिलिटेंट्स थे उनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के दौरान एक मुख्तसर से एनकाउंटर के बाद इन दोनों मिलिटेंटों को मार गिरा गया और दोनों का ताल्लुक जो है ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है और पुलिस ने इस ऑपरेशन को एक अहम कामयाबी करार दिया है। मुनज़्ज़र, मैं आपको बता दूं कि जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 मिलिटेंटों को अब तक मार गिराया गया है और जिसमें से पुलवामा में जो एनकाउंटर जारी था उसमें भी 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया और इससे कबल जो शुमाली कश्मीर में हिज़्बुल मुजाहिदीन का एक लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मिलिटेंट था उसको भी मार गिराया गया और जो आईजीपी कश्मीर विजय कुमार है उन्होंने एक ट्वीट के जरिए जो फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद पेश की है इन कामयाब ऑपरेशंस के लिए और ये कहा है कि जो ऑपरेशंस हैं मिलिटेंसी मुखालिफ उनमें मुस्तकबिल में भी शिद्दत लाई जाएगी और ये ऑपरेशंस जो है जारी रहेंगे। मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया आपका। पुलवामा के पोचर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इस दौरान पुलवामा में इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। हलाकशुदा मिलिटेंटों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। रात भर गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें अब तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलवामा से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलवामा में पोचर इलाके में एनकाउंटर हुआ, उस हवाले से अपडेट बताएं। देखिए मुनज़्ज़र, ये एनकाउंटर जो है इसके आखिरी मरहले पर है। 2 लाशें जो है मिलिटेंटों की वो बरामद हुई है इस एनकाउंटर साइट से। तो अभी तक जो है ताहम इनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। अब पुलिस ने जो है लाशें जो है अपनी तहवील में ली है, उनकी शिनाख्त की जा रही है और इनके जो आउटफिट है वो कंफर्म किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो अभी तक जो इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है अभी, लेकिन जो ऑपरेशन है वो आखिरी मरहले पर पहुंच गया है। जी। 2 मिलिटेंट जो है 2 से 3 ही मिलिटेंट की मौजूदगी पर ये ऑपरेशन शुरू किया था रात को फोर्सेस ने। तो 2 मिलिटेंट जो रात को गोलियों के तबादले में मारे गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हुई। इस दौरान जो एनकाउंटर साइट के नजदीक जो पथराव के कुछ मामूली वाक़ात भी पेश आए हैं, तमाम फोर्सेस ने उनको आंसू गैस डालकर उनको वहां से तितर-बितर कर दिया है। हालात अभी मजबूत तौर पर पुरअमन है इलाके में। बिल्कुल बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मोदी काबीना में तौसी के बाद आज पहली मीटिंग हो सकती है। इस रद्दोबदल में 43 लीडरों को काबीना में शामिल किया गया है। नए वुज़रा में 30 लोकसभा और 11 राज्यसभा रुकन है। नई काबीना में 30 काबीनी वुज़रा, 45 वज़ीर ममलिकत, जबकि 2 वज़ीर ममलिकत आज़ादाना चार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए काबीनी वुज़रा में नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार और जी किशन रेड्डी समेत कई वुज़रा शामिल है। वहीं वुज़रा ममलिकत में राजीव चंद्रशेखर, डॉक्टर सत्यपाल सिंह और वर्षना विक्रम, मीनाक्षी लेखी और पूर्ण देवी समेत कई वुज़रा ममलिकत में शामिल हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे पवन गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, नई कैबिनेट में 43 मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया गया है और अब मीटिंग भी होनी है, लेकिन क्या माना जा रहा है कि जो मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया है वो परफॉर्मेंस बेस पर था? देखिए मुझे आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कैबिनेट मीटिंग की बात कर लें। कल जो कैबिनेट विस्तार हुआ, तो कैबिनेट विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग प्रधानमंत्री ने आज शाम को बुलाई है। शाम को 5 बजे पहली कैबिनेट मीटिंग होगी और उसमें तमाम जो नए जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उसमें शामिल होंगे और उसमें पहले नए कैबिनेट मंत्रियों का स्वागत किया जाएगा और उसके साथ साथ
तो कई सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सरकार के, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद में शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सारे जो मंत्री हैं कुल मिलाकर, उन सबके साथ प्रधानमंत्री बैठेंगे और बातचीत करेंगे और आखिरकार रोड मैप तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री की ये हमेशा एक आदत रही है कि जब भी नया जो परिवर्तन होता है कैबिनेट के अंदर या बीच बीच में भी जब भी दिशा निर्देश उनको देने होते हैं, तो तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं और अपना दिशा निर्देश देते हैं किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, क्या क्या काम करने हैं, मंत्रालय को जो भी जिन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है उन विभागों को काम को जनता तक कैसे पहुंचाना है और लगातार जनता के बीच में अपने सरकार के कामों को लेकर कैसे बने रहना है। तो ये हमेशा प्रधानमंत्री करते आए हैं और आज भी फिर से ये करेंगे। उससे पहले आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जितने भी जो नए मंत्री बीजेपी की तरफ से बने हैं वो मुलाकात करेंगे और एक फॉर्मल एक वहाँ माहौल रहेगा। कुछ पार्टी अध्यक्ष की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ अब बात करें जो मंत्री हटाए गए हैं जी, तो हटाने को लेकर जो मंत्री हटाए गए कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड हैं और कुछ की जरूरत है संगठन को लेकर, क्योंकि बीजेपी संगठन को भी उतना ही मजबूत रखना है। उसमें कुछ मजबूत चेहरे चाहिए थे, क्योंकि चाहे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात करें, वहाँ काफी सारे स्थान खाली हैं। पहले जब अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ये सब लोग हुआ करते थे तो वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड के ये सब सदस्य थे। अभी थावरचंद गहलोत को भी राज्यपाल बना दिया तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में और जगह खाली है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी जगह भरनी है। उसके साथ साथ भूपेंद्र यादव को अब मंत्रालय मिल गया है, तो वहाँ से जनरल सेक्रेटरी की एक पोस्ट भी फिर से खाली होनी, तो कई सारे लोगों को संगठन में भी जगह देनी है। इसके चलते लेकिन बहुत बड़ा इसका एक कारण ये भी है कि परफॉर्मेंस बेस्ड, प्रधानमंत्री को परफॉर्मेंस पसंद है। वो बीच बीच में सारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू करते रहते हैं। अब उनको जरूरत लगती है तो इसको सुधार के लिए बोला जाता है, और जब लगातार कहने पर सुधार नहीं हो पाता है तो प्रधानमंत्री फिर मंत्रालय में फेरबदल कर देते हैं। तो कई सारे मंत्रालयों के साथ ऐसा हुआ है कि जब रिव्यू में अब जब वो पीछे पाए गए तो उनको फेरबदल किया गया। बिल्कुल पवन, तो अब जो नई कैबिनेट तैयार है तो मोदी की नई टीम जो है फुल ऑन एक्शन में है, क्योंकि अब हाफ टर्म हो चुका है, हाफ टर्म बाकी है, क्योंकि पिछले जो टर्म रही है, हाफ टर्म रही है, उसमें काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला। तो उसको देखते हुए कि अब बेहतर परफॉर्म हो, साथ ही साथ जब कई असेंबलियों के इलेक्शन भी नजदीक आने हैं। जी बिल्कुल, अगर इस पूरा जो मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ है या जो फेरबदल जो हुआ है, इसका अगर कोर आप देखें तो उसमें ऐसे लोगों को ज्यादातर शामिल किया गया जिसमें कई सारे 4 से 5 डॉक्टर्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, ज्यादातर IIT IIM से पढ़े हुए लोग हैं, मतलब ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको शामिल किया गया है, जिससे कि क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारे चैलेंज सरकार को झेलने पड़े थे, बहुत सारी समस्याएं सरकार को आई थी, कहीं ना कहीं उसका क्रिटिसिज्म सरकार को झेलना पड़ा था। तो उस क्रिटिसिज्म से कैसे बाहर आया जाए, नए लोग, नई सोच, ज्यादातर युवा हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो नए लोग नई सोच के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे और जो पिछले जो मंत्रालयों से या विभागों में जो कहीं कमी रह गई है उसको पूरा करते हुए आगे सरकार की छवि को फिर से उसी मुकाम पर ले जाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सभी मंत्रियों के कंधे पर होगी। प्रधानमंत्री भी यही उम्मीद करते हैं, यही उम्मीद करके उन्होंने नए मंत्रियों को मौका दिया है, तो अब से इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल पवन गौर, बेहद शुक्रिया आपका। नरेंद्र मोदी काबीना की नई सूरत गिरी हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की नई टीम में खवातीन को भी तरजीह दी गई है। काबीना में अब कुल 11 खवातीन वज़रा शामिल है। 2004 के बाद मरकज में खवातीन वज़रा की ये सबसे बड़ी तादाद है जिन्हें मुख्तलिफ कलमदानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी से अनुप्रिया पटेल, दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, कर्नाटक से शोभा, सूरत से दर्शना विक्रम, झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, अगरतला से प्रीतमा, डिंडोरा से डॉक्टर भारती ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अपने ट्विटर हैंडल पर खवातीन वुज़रा की तस्वीर शेयर की, जिसमें सभी खवातीन वुज़रा साड़ी में मलबूस थी। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी काबीना में जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ा दिया गया है और जो खवातीन की टीम है उसको तरजीह दी गई है। काबीना में अब अगर हम बात करें तो कुल 11 खवातीन वुज़रा शामिल है। 2004 के बाद से अगर हम बात करें तो मरकज में खवातीन वुज़रा की ये सबसे बड़ी तादाद है।
ममलकती वजीर बराए खारजा मीनाक्षी लेखी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको काम करने का मौका मिले, अच्छा ही लगता है। हम सबको अच्छा लग रहा है और आप देख रहे हैं मेरे कार्यकर्ताओं को भी बहुत प्रसन्नता है। असलियत में लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन भारत का सशक्तिकरण महिलाओं के नेतृत्व में हो, ये प्रधानमंत्री जी ने करके बताया है सब। मैम, जो विस्तार किया गया है, महिलाओं को काफी ज्यादा भागीदारी दी गई है। आप दिल्ली से हैं, क्या कहेंगी? मैं प्रधानमंत्री जी का और उनकी पूरी टीम का, अमित भाई का, नड्डा जी का, सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सारी महिलाओं की तरफ से कि हमारे पर आपने विश्वास किया और हमको मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम आपके दिखाए हुए रास्ते पर पूर्ण निष्ठा से काम करेंगे और कभी आपको उसके बारे में दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सशक्त होंगी महिलाएं। मैम, आपके आ जाए। महिलाएं सशक्त नहीं, महिलाएं सशक्त हैं, देश सशक्त होगा। तो यहाँ पर आपने देखा मीनाक्षी लेखी जिस तरीके से उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है, एमओएस बनाया गया है, राज्य मंत्री बनाया गया है, वो अपने आवास, सरकारी आवास पर पहुंची है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है, बैंड बाजे बज रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, लोग फूल माला लेकर पहुंचे हैं। और आप देख भी सकते हैं जिस तरीके से मीनाक्षी लेखी दिल्ली से बीजेपी सांसद है और ऐसे में उन्हें एमओएस बनाया गया है। उनका कहना है कि वो मोदी जी गृह मंत्री हैं, उन सबका धन्यवाद देती हैं और उन्होंने कहा कि हमें मौका दिया है, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाएंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वजीर अनुप्रिया पटेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। कैबिनेट का विस्तार हुआ है, हालांकि एक ऐसी महिला नेता जिनको किसी के पते की और किसी के बारे में जानकारी देने की मोहताज की आवश्यकता नहीं है, अनुप्रिया पटेल, जो पहले भी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। मैम, एक बार फिर से आपको जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहीं आप एक्सपेक्टेशन होगी और जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को आप कैसे देखती हैं? अपनी पार्टी, अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और चाहने वालों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री जी को विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं। और जहां तक दायित्व का प्रश्न है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया है, अपने मंत्रिपरिषद में स्थान दिया है। जो भी पोर्टफोलियो हमें मिलेगा उसके साथ मैं कोशिश करूंगी कि न्याय कर सकूं। मैम, आपके ऊपर जिम्मेदारी दो है, सेंटर की और यूपी की। यूपी की भी कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के रूप में आप जाने जाएंगी और आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन है, तो इस दोनों जिम्मेदारियों को कैसे संभालेंगे? नहीं, हमने साथ में रहकर बहुत अच्छा इतिहास रचा है और निरंतर अपना दल ने जो समाज का सबसे कमजोर हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, जो पिछड़ा है, दलित है, कमजोर है, वंचित है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। और उन मुद्दों को हमने सदैव सड़क से लेकर संसद तक विधानसभाओं में उठाया है। हम अपने इस मुहिम को जारी रखेंगे और जो हमारा अपना दल का वंचित तबके का समर्थक है वो हमारे साथ है, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैम, एक महिला नेता के रूप में कहीं ना कहीं तेज तर्रार नेता के रूप में आप जानी जाती हैं। एक नया मंत्रालय थोड़ी देर में आप लोगों को कहीं ना कहीं अलॉट हो जाएगा, तो इस पूरी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रकार से कोई शंका तो नहीं? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति भवन में शपथ कराई है, अभी शंका का प्रश्न कहाँ से उठता है? ठीक है, तो साफ तौर से अनुप्रिया पटेल जी, राज्यमंत्री का शपथ लिया गया है और कहीं ना कहीं जल्द ही पोर्टफोलियो होगा, लेकिन साफ तौर से विश्वास और दृढ़ता से कहीं ना कहीं जनता की सेवा में लगातार ये शामिल रहेंगी। कैमरामैन रमेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई टीम में 43 लीडरों ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। उनमें 7 पुराने वुज़रा हैं। धर्मेंद्र प्रधान उनमें से एक है। साबिक पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजीर धर्मेंद्र प्रधान को काबीना में रद्दोबदल के नतीजे में अहम वजारत सौंपी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को वजारत तालीम का कलमदान दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का कलमदान भी सौंपा गया है। राजस्थान से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झालावाड़ में बेकाबू डिम्पर ने 5 लोगों को कुचल डाला। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद की मौत हो गई है। घर के बाहर ये लोग सो रहे थे। लोगों ने आपको बता दें कि घर के बाहर ये लोग सो रहे थे कि डिम्पर ने इन लोगों को कुचल दिया।
पूरा मामला राजस्थान का है। झालावाड़ में बेकाबू डिंपर ने 5 लोगों को कुचल डाला है। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद की मौत हुई है। घर के बाहर ये लोग सो रहे थे जब डंपर ने इन 5 लोगों को कुचल डाला। आपका खैर मकदम है। काबीना में रद्दोबदल के बाद वजारत पेट्रोलियम की जिम्मेदारी हरदीप सिंह पुरी को सौंपी गई है। नए वजीर की आमद के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल फी लीटर 35 जबकि फी लीटर डीजल 9 पैसे महंगा हो गया है। कीमतों में नए इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत में दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 56 जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे हो गई है। मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 106 रुपए 59 पैसे जबकि डीजल 97 रुपए 18 पैसों में मिलेगा। चेन्नई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 37 पैसे हो गई है। चेन्नई में फी लीटर डीजल की कीमत 94 रुपए 15 पैसे है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत भी बढ़ी है। फी किलो सीएनजी अब 43 रुपए 40 पैसे के बजाय 44 रुपए 30 पैसे में मिलेगा। भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर काम में पेट्रोल का काम पड़ता है और आप खुद ही देख रहे हैं 97 लखनऊ में पहुंच चुका है और मुंबई में सेंचुरी पार हो चुकी है। जिस तरह का ये है तो मतलब सरकार को जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ टैक्स में करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ हम लोग का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, भार तो पड़ता है। लगता तो एक ही है कि 2 रुपये बढ़ा है, लेकिन देखा जाए तो महीनों का 5000 रुपया तो बढ़ ही जाता है धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ लाते हैं उस पर कुछ ना कुछ तो पैसा बढ़ता है। लोडिंग का किराया वो उस पर बढ़ता है, कोई सामान लेने जाते हैं उस पर बढ़ता है, कहीं पे अगर ट्रेवलिंग के लिए कहीं पे भी जाना है तो उस पर भी बढ़ता है। तो धीरे धीरे देखा था तो ये 2 रुपया छोड़ दीजिए आप, कम से कम 5-10 हज़ार रुपया महीने का खर्चा बढ़ जाता है। हर चीज़ में बढ़ोतरी होगी सर, ये समझ लीजिए किराया भी और बाइक पे भी समझ लो, कार भी, और जितने भी काम है सब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश के साबिक वज़राला वीरभद्र सिंह का इंतकाल हो गया है। वो 87 वर्ष के थे। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो 2 महीनों से अस्पताल में जेर इलाज थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से वो आईजीएमसी में जेर इलाज थे। गुज़िश्ता 2 दिनों से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हिमाचल प्रदेश की सियासत में वीरभद्र का कद ऊंचा था। वो 9 बार रुकन असेंबली चुने गए। वो 6 बार वज़राला रहे। पहली बार 1983 में वो वज़राला बने। उन्होंने मरकजी वजीर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी है। मध्य प्रदेश के नए मुकर्रर करदा गवर्नर छगन भाई मंगू भाई पटेल आज अपने ओहदे का हलफ लेंगे। गवर्नर के चलते गवर्नर हाउस में सादा तकरीब का इनेकाद होगा। हलफबरदारी तकरीब में मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। दूरदर्शन से हलफबरदारी तकरीब की नशरियात होगी। रियासत के नए मुकर्रर करदा गवर्नर छगन भाई मंगू भाई पटेल रात ही भोपाल पहुंच चुके हैं। स्टेट हैंगर पर वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह और वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नए गवर्नर का इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन के इंतकाल के बाद उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के पास मध्य प्रदेश के गवर्नर का इजाफी चार्ज है। छगन भाई मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के 30वें गवर्नर की हैसियत से अपना ओहदा संभालेंगे। गवर्नर हाउस में हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद 11:30 बजे होगा। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, नए गवर्नर की तकरीब जल्द ही होने जा रही है और उसकी नशरियात दूरदर्शन पर की जाएगी। मुनज़्ज़र तकरीब दूरदर्शन इसलिए नशरियात क्योंकि अगर कोरोना का मामला है और वहाँ पर जो मीडिया की बड़ी तादाद में अगर दाखिला होगा तो एक खतरा है कि कई कोरोना के मामले उसमें और हो जाए। हाई प्रोफाइल लोग वहाँ पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक जो है 11:30 बजे हलफ दिलवाएंगे। गवर्नर जो है पहुँच चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर और मध्य प्रदेश के इजाफी चार्ज आनंदीभाई पटेल वो भी जो है भोपाल पहुँच चुके हैं गवर्नर हाउस में। वो गवर्नर हाउस में जो है उनकी मुलाकात भी जो है नए मुकर्रर करदा गवर्नर से भी हो चुकी है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने भी जो है आनंदीभाई पटेल से पहुंचकर मुलाकात की है और 30वें गवर्नर के तौर पर मंगू भाई जो है पटेल जो है आज अपने ओहदे का हलफ लेंगे, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल से ये ओहदा खाली है और ये उम्मीद की जा रही थी कि जो है कोई नया गवर्नर आएगा। जिस तरह से कल मरकजी हुकूमत ने नए गवर्नर के नामों का ऐलान किया है जी।
पर तो उसमें जो है छगन भाई मंगू भाई पटेल का नाम जो है ये ऐलान किया गया है। और नवसारी गुजरात से जो है सीनियर लीडर रहे हैं, कई बार जो है असेंबली में उन्होंने वजारत में भी उन्होंने गुजरात में अपना काम किया है। उनके तजुर्बात की उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से दरियाफ्त किया है कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है तो मजहब की तब्दीली और लव जिहाद कानून के खिलाफ कानून की क्या जरूरत है। अगर डीएनए हिंदू और मुसलमान का एक है तो फिर धर्म परिवर्तन के कानून की क्या आवश्यकता है, लव जिहाद कानून की क्या आवश्यकता है। फिर मोहन भागवत जी और ओवैसी का दोनों का डीएनए एक ही है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।